जल सभी जीवित कोशिकाओं का प्रमुख घटक व सभी जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक है। ठीक है, जल सभी जीवित कोशिकाओं व कोशिकाओं का प्रमुख घटक है। सभी जीवित क्रिया जो करते हैं, सभी जीवित जो प्राणी हैं उनके लिए जल अति आवश्यक है। गैस, खनिज व अन्य कार्बनिक पदार्थों में जल घुलनशील होता है। गैस अन्य कार्बनिक पदार्थ होते हैं, उनके अंदर जल घुलनशील होता है। और पौधों अतः ये पौधों इन पदार्थों का अवशोषण वितरण जलीय विलयन के रूप में होता है। पौधे की जल आपूर्ति मृदा जल से होती है और मिट्टी के लिए जल प्रमुख स्रोत वर्षा है। पौधे की जलापूर्ति मृदा जल से होती है। मृदा जल से पौधे की जल की पूर्ति होती है। और मिट्टी के लिए जल का प्रमुख स्रोत वर्षा है। मिट्टी के लिए जल का प्रमुख स्रोत क्या है? वर्षा। मिट्टी के लिए जल का प्रमुख स्रोत वर्षा है। तेज वर्षा के बाद अधिकतर जल पृथ्वी की सतह से बाहर बहकर तालाब, पोखर, समुद्र में पहुंच जाता है। जो समुद्र तेज वर्षा का जो जल होता है, जो बाहर बहकर समुद्र, पोखर, तालाब इत्यादि में चले जाता है, वह अपवाहित जल कहलाता है। परंतु हल्की वर्षा पर अधिकांश जल मिट्टी में अवशोषित हो जाता है। जो बूंदाबांदी होती है उनके अंदर जो जल होता है, जो वो मिट्टी के अंदर अवशोषित हो जाता है, जिसे मृदा जल भी कहते हैं। जिसे मृदा जल कहते हैं, अपवाहित जल कहते हैं। और इसे मृदा जल कहते हैं, जो मिट्टी के अंदर अवशोषित हो जाता है धीमी बरसात के अंदर। तेज बरसात होती है तो उसके अंदर वो अपवाहित होकर जल चला जाता है। तो अब आगे कहते हैं, मृदा जल भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे केशिकीय जल, गुरुत्व जल, आर्द्रताग्राही जल। जो ये जल होते मृदा जल होते हैं, वो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। जैसे भी 3 प्रकार के इसके अंदर दिए हुए हैं, जैसे कि अपने दिए केशिकीय जल, गुरुत्व जल और आर्द्रताग्राही जल। इनमें से केशिकीय जल पौधे की सुगमता से उपलब्ध होता है। केशिकीय जल होता है जो कोशिकाओं के द्वारा, जो ऊपर की होती है सेल से मिल जाता है, ऊपर से जो पौधे की होती है पत्तियों के द्वारा। और अब बात है अपना पौधों में जल अवशोषण करने वाले अंग, ये हटा दिया गया है। निम्न श्रेणी के पौधे जैसे शैवाल, कवकों जल अवशोषण कोई विशेष अंग नहीं होता है। जो शैवाल होते हैं, कवक होते हैं, उनके अंदर जल अवशोषण के लिए कोई विशेष अंग नहीं होता है। लेकिन इनके पादपों में शरीर की सभी कोशिकाएं होती है और पानी व खनिज लवणों का अवशोषण करती है। ब्रायोफाइटा में जल अवशोषण के लिए मूलाभास होते हैं, जबकि उच्च श्रेणी के पौधों में जल अवशोषण सुविकसित मूल होते हैं। जो उच्च श्रेणी के पौधे होते हैं, जैसे पेड़ पौधे होते हैं, उनके अंदर सुविकसित मूल तंत्र होते हैं, जिनसे उनका जल अवशोषण होता है। और ब्रायोफाइटा में जल अवशोषण के लिए मूलाभास होते हैं जो मूल का आभास करते हैं, लेकिन मूल नहीं होती है, जड़ नहीं होती है। जल व खनिज पोषकों का अवशोषण जड़ की पूरी सतह से नहीं होता है। जल व खनिज पोषकों का अवशोषण जड़ की पूरी सतह से नहीं होता है। जड़ के 2 भाग होते हैं, तरुण क्षेत्र व परिपक्व क्षेत्र। जड़ के कितने भाग? जड़ के अपने होते हैं, जड़ के 2 भाग होते हैं, तरुण क्षेत्र व परिपक्व क्षेत्र। जल अवशोषण का कार्य जल अवशोषण का कार्य जड़ के युवा क्षेत्र से होता है। जड़ का जो युवा क्षेत्र होता है उसके द्वारा जल का अवशोषण होता है, क्योंकि परिपक्व जो क्षेत्र होता है उसके कोशिकाओं में काष्ठाभन व सुबेरिनीकरण के कारण इनकी भित्तियां जल के लिए अपारगम्य हो जाती हैं। काष्ठाभन व सुबेरिनीकरण के कारण इनकी भित्तियां जल के लिए अपारगम्य हो जाती है, इनके अंदर से जल जा नहीं पाता। जड़ के तरुण क्षेत्र को 5 भागों में बांटा गया है। जल का जो युवा क्षेत्र होता है या तरुण क्षेत्र होता है उसे निम्नलिखित 5 भागों में बांटा गया है। पहला इसके अंदर अपना आता है, पहला आता है मूलगोप, उसके बाद आता है मूलगोप आता है रूट कैप, यानी रूट कैप। यह मूल का शीर्षस्थ भाग होता है। शीर्षस्थ जो जड़ का जो एकदम शीर्ष वाला भाग होता है उसे मूलगोप कहते हैं। और ये मूलगोप होता है जो नीचे वाला होता है, शीर्ष नीचे से होता है, नीचे का ये शीर्ष भाग है, ये मूलगोप है इतना। और उसके बाद आता है अपना मूलगोप होता है जो मूल के वृद्धिकार शीर्ष को रक्षात्मक आवरण प्रदान करता है। जो मूल का जो वृद्धिकार शीर्ष होता है उसे रक्षा करने का कार्य करता है, रक्षात्मक आवरण का प्रदान करता है, जो रक्षा करने के लिए आवरण एक प्रदान करता है। अब आता है मूल शीर्ष। मूल शीर्ष होता है ये जड़ का उपांत क्षेत्र होता है। उपांतस यानी कि नीचे से थोड़ा ऊपर वाला क्षेत्र होता है, जिसकी कोशिका विभोजितक व विभाजनशील होती है, यानी कि इस कोशिका होती है विभाजनशील होती है। इसे कोशिका विभाजन का क्षेत्र कहते हैं। मूल की वृद्धि इसी क्षेत्र के द्वारा होती है। जड़ की जो वृद्धि होती है वो इसी क्षेत्र के द्वारा होती है। जड़ की वृद्धि होती है मूल शीर्ष से। जड़ की वृद्धि होती है जड़ की वृद्धि मूल क्षेत्र से जड़ की वृद्धि होती है, मूल शीर्ष से जड़ की वृद्धि होती है। अब आता है देधरीय वृद्धि क्षेत्र। ये मूल के शीर्ष के ठीक पीछे का भाग होता है। जो मूल का शीर्ष होता है उसके ठीक पीछे का भाग, यानी कि मूल का ये क्षेत्र है, ये मूल का ये पृष्ठ क्षेत्र है, इसके पीछे का भाग ये देधरीय क्षेत्र होता है, ये होता है देधरीय क्षेत्र होता है। और अब जो अपने बात आती है मूल रोम। अब ये जड़ की लंबाई इन कोशिकाओं की वृद्धि के कारण होती है। जड़ की जो लंबाई होती है इन कोशिकाओं की वृद्धि होगी तो ही जड़ की लंबाई होगी।
और अब आता है मूल रोम क्षेत्र। यह द्विध्रुववर्ती क्षेत्र के पीछे होता है, ये द्विध्रुववर्ती क्षेत्र के पीछे होता है। द्विध्रुववर्ती है, इसे क्षेत्र में हजारों मूल रोम होते हैं। इस क्षेत्र में हजारों मूल रोम पाए जाते हैं। हजारों मूल रोम पाए जाते हैं। हजारों मूल रोम पाए जाते हैं इस क्षेत्र में। हजारों मूल जड़ का यह भाग जल अवशोषण का करने वाला प्रमुख भाग। जल अवशोषण के लिए जो प्रमुख भाग होता है जड़ का होता है मूल रोम क्षेत्र। जड़ का अवशोषण के लिए जो प्रमुख भाग होता है वो होता है मूल रोम क्षेत्र। मूल रोम क्षेत्र ये भाग होता है जो जड़ के अवशोषण के प्रमुख भाग। परिपक्व अथवा प्रौढ़ क्षेत्र। परिपक्व अथवा यह मूल का परिपक्व भाग होता है। वह कोशिकाओं के काष्ठाभन व सुमेरीकरण के कारण जल अवशोषण का कार्य कम करता है। जल अवशोषण का कार्य जो कम करता है प्रौढ़ या युवा क्षेत्र। अब बताया जल अवशोषण की क्रियाविधि। क्रेमर के अनुसार पौधे में जल अवशोषण दो प्रकार के होते हैं। जो क्रेमर था वैज्ञानिक, उसके अनुसार पौधे में जल का अवशोषण दो प्रकार से किया जा सकता है। निष्क्रिय जल अवशोषण व सक्रिय जल अवशोषण। जब जल अवशोषण के कारक वाष्पोत्सर्जी पृष्ठ अर्थात पत्तियों में स्थित होते हैं। जब जल अवशोषण के कारक जो कारक होते हैं जल को अवशोषण यानी सोखने के लिए जो उपयोगी जो कारक होते हैं वो वाष्पोत्सर्जी पृष्ठ अर्थात पत्तियों में स्थित होते हैं। वाष्पोत्सर्जी यानी कि वो पत्तियों के अंदर स्थित होते हैं। वाष्पोत्सर्जी पत्तियों के द्वारा होता है और जो कारक होते हैं अवशोषण के वो पत्तियों में ही स्थित होते हैं। और जड़ की कोशिकाएं केवल मार्ग का कार्य करती है। जड़ की जो कोशिका होती है वो मार्ग का कार्य करती है, तो इसे निष्क्रिय जल अवशोषण कहते हैं। इसके विपरीत जब अवशोषण के कारक जड़ में उपस्थित हो व जड़ की कोशिका अवशोषण में सक्रिय भाग लेती हो। जब वो क्या होते हैं, जब अवशोषण के कारक जड़ में अंदर ही उपस्थित हो और वो जड़ की कोशिका होती है वो उसके निष्क्रिय रूप से भाग लेती है, तो वह सक्रिय जल अवशोषण कहलाता है। निष्क्रिय और सक्रिय दो प्रकार के जल अवशोषण होते हैं। निष्क्रिय होते हैं जिनमें जड़ें भाग नहीं लेती सक्रिय रूप से, जिनमें पत्तियों के द्वारा जल अवशोषण होता है। और उसके बाद जो सक्रिय होता है उसके अंदर जड़ पूर्ण रूप से भाग लेती है सक्रिय रूप से, उसे सक्रिय जल अवशोषण कहते हैं। अब आता है दूसरे शब्दों में निष्क्रिय अवशोषण हेतु आवश्यक बलों की उत्पत्ति पौधे के वायुव्य भाग या प्रोह, जबकि सक्रिय अवशोषण के लिए आवश्यक बलों की उत्पत्ति मूल रोम से होती है। कोई इम्पोर्टेंट नहीं है ये तो पढ़ना है। ये सक्रिय जल अवशोषण व निष्क्रिय जल अवशोषण ये दो है। निष्क्रिय या निश्चेष्ट निष्क्रिय जल अवशोषण की क्रियाविधि को समझाइए। ये प्रश्न आएगा। निष्क्रिय क्रियाविधि को समझाइए क्वेश्चन आएगा। पौधे में जल अवशोषण की प्रमुख विधि है। यह पौधे में जल अवशोषण के लिए जो प्रमुख विधि होती है वह निष्क्रिय जल अवशोषण है। अधिकांश पौधों द्वारा अवशोषित जल की 96 से 98 मात्रा इसी विधि द्वारा प्राप्त की जाती है। अधिकांश पौधों द्वारा अवशोषित जल की 96 से 98% मात्रा इसी विधि द्वारा, जो अधिकांश पौधे होते हैं उनके जल का अवशोषण इसी विधि की निष्क्रिय विधि द्वारा किया जाता है। पौधे में वायु अंग मुख्य पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन का कार्य करती हैं। वायु अंग होते हैं वो वही करते हैं वाष्पोत्सर्जन का कार्य, अब के द्वारा होता है। और इसके बाद आता है सक्रिय जल अवशोषण। कुछ पौधों में अल्प मात्रा में जल का अवशोषण मूलों की सक्रियता अथवा मूलों में उत्पन्न धातुक बलों के द्वारा होता है। ये क्रिया अधिकतर उस समय होता है जब वाष्पोत्सर्जन बहुत कम अथवा नहीं होता, यानी कि रात्रि के समय यह सक्रिय जल अवशोषण होता है। वह रात्रि के समय होता है। निष्क्रिय होता है वह दिन के समय होता है कि दिन के अंदर वाष्पोत्सर्जन होता है, रात्रि के अंदर वाष्पोत्सर्जन नहीं होता है। अब आता है अपने पादपों में जल मार्ग। पादपों में जल का प्रवेश मूल रोम से होने के पश्चात जड़ के अंदर जाइलम तक मुख्यतः निम्नलिखित 3 पथों से पहुंच सकता है। पादपों में जल का प्रवेश मूल रोम के पश्चात, मूल रोम होती है पादपों में जल अवशोषण कार्य, मूल रोम के पश्चात जड़ के अंदर जाइलम तक मुख्यतः 3 भागों में जाइलम के तक पादपों जल के मार्ग होते हैं। 3 प्रकार से होते हैं। अपुलक, सलवंक, रसनाधारी पथ। अपुलक या एपोप्लास्ट पथ। अपलोक अथवा एपोप्लास्ट पादपों में जल का प्रवाह निर्जीव कोशिका भित्तियां निर्जीव कोशिका अवकाशों द्वारा होते हैं, तो इस मार्ग को एपोप्लास्ट कहते हैं। एपोप्लास्ट किसे कहते हैं? अपोलोक या एपोप्लास्ट उसे कहते हैं जिसमें पादपों में जल का प्रवाह निर्जीव भित्ति या कोशिका के मध्य उपस्थित अनंतर कोशिकाएं अवकाशों के द्वारा होता है। अनंतर कोशिकाओं के द्वारा होता है जो कोशिका भित्ति कोशिकाओं में उपस्थित जल का प्रवाह या अनियंत्रित विस्तरण के द्वारा होता है। पादपों की जड़ों में पाए जाने वाले अंतःत्वचा, ये तो कुछ कम करेंगे। यह आ जाता है अब सैलवंक। जब जल एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जीवद्रीय तंतु को या प्लाज्मोडेस्माटा अर्थात जीवद्रीय से होता है, तो इसे इस प्रकार के प्रवाह को सिंपल प्लास्ट पथ कहते हैं। इस प्रकार का प्रवाह परासरण की क्रिया के द्वारा होता है तथा इसे ऊर्जा का आवश्यकता होती है। इसे सजीव पथ भी कहा जाता है।
यह मार्ग अधिकतम प्रतिरोधों वाले मार्गों में होता है। यह अधिकतम प्रतिरोधों वाले मार्गों में जो पाया जाता है उसे होते हैं सैलवों के सम पिलवड़ पथ, रसनाधारी पथ। इस प्रकार के प्रवाह में जल एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जीवद्रीय कला के द्वारा प्रवेश करता है, न कि प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा। इसके पश्चात टेनोप्लास्ट व रसधानी में से जल गुजरता है। यह प्रक्रिया विप्राशन के द्वारा होती है। इसमें ऊर्जा की आवश्यकता है। पार्ट 1, पार्ट 2 कमिंग सून। ये रसनधारी पथ आ गया और ये आ गया सलवंक और ये आ गया एप्पलवक। नेक्स्ट वीडियो।